हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर जूलॉजी की इस क्लास में। आज हम यहाँ पेपर फर्स्ट का सिलेबस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जूलॉजी पेपर फर्स्ट का जो टॉपिक है, कोर्स का जो टाइटल है वो है एनिमल डाइवर्सिटी और लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स जो हैं इनकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे और उनसे जुड़े हुए टॉपिक को पढ़ेंगे। तो यहाँ यूनिट फर्स्ट को नाम दिया गया है टैक्सोनॉमी एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स। तो इस यूनिट में हम जो लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स एनिमल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और साथ ही इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे। हमारे यहाँ चरक एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जो ऋषि, यानी प्राचीन समय में चूंकि ये थे तो उस समय ये ऋषि कहलाते थे। चरक बड़े ऋषि रहे हैं जिन्होंने इन एनिमल्स का, चाहे वो वर्टिब्रेट एनिमल्स हों चाहे नॉन वर्टिब्रेट एनिमल हों या नॉन कॉर्डेट एनिमल्स हों, इनके बारे में इन्होंने बहुत कुछ अपनी किताब जो है चरक संहिता में बहुत कुछ इनके बारे में लिखा गया है। इनके द्वारा होने वाले रोगों के बारे में लिखा है, उनका इलाज किस तरह से किया जाए इनके बारे में भी इन्होंने लिखा है। दूसरा क्वेश्चन आपको रहेगा कोरिलेशन बिटवीन माइथोलॉजिकल अवतार्स एंड एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। मीन्स यहाँ पर आपको कोरिलेशन करना है बिटवीन माइथोलॉजिकल अवतार्स के बारे में। आप टीवी पर भी कई सारे वीडियोस देखते होंगे जहाँ अवतार की बातें होती हैं। तो टोटल अब तक 9 अवतार की बात यहाँ पर होती है। इन अवतारों की बात करेंगे और उसको हम अपनी जूलॉजी से कोरिलेट करके देखेंगे कि इन अवतारों का जूलॉजी में क्या महत्व है। क्या ऐसा तो नहीं कि पुराने समय में जिन अवतारों की बात की गई है वो हमारे जूलॉजी में एनिमल्स के इवोल्यूशन से जुड़ी हुई हो। तो हम यहाँ कोरिलेट करेंगे जितने भी अवतार हैं उनके बीच और उनसे हम एवोल्यूशन को जोड़कर समझेंगे। तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। यहाँ हमें टोटल पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्रकार के जो एनिमल्स हैं, पूरा एनिमल किंगडम है, उनका एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन बनाएंगे और समझेंगे कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स क्या हैं, हायर इन्वर्टिब्रेट्स क्या हैं और कॉर्डेट्स क्या हैं। इन सब को एक क्लासिफिकेशन के द्वारा, एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा कि पृथ्वी पर इतने सारे एनिमल्स हैं, एक जैसे एनिमल्स भी हैं और उनमें भी कई सारी वैरायटी भी देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो ढेर सारे तरह के इंसेक्ट्स को तो हम ही लोग जानते हैं और कई सारे ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं जिनको आज तक हमने देखा भी नहीं होगा। तो इनको कुछ नाम दिया जाना चाहिए, तो इन्हें नाम देने की कोई पद्धति होनी चाहिए। तो सारे साइंटिस्ट लोगों ने, पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मिल करके कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं जिनके आधार पर जब भी कोई नया एनिमल हमें दिखाई देता है तो साइंटिस्ट जो है उस एनिमल का नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो हम यहाँ रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर इस यूनिट में समझेंगे। इसके बाद हम चलेंगे यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड का नाम है यहाँ यूनिट सेकंड में हम फाइलम प्रोटोजोआ और फाइलम पॉलीफेरा के बारे में बात करेंगे। क्लास 11 और 12th में फाइलम प्रोटोजोआ और पॉलीफेरा के बारे में पढ़ करके आए होंगे। फिर भी यहाँ हम बात करें, शायद आपने अमीबा या फिर पैरामीशियम जैसे एनिमल्स की भी स्टडी करी होगी। तो इस तरह के जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं जो एवोल्यूशन के दौरान सबसे पहले बने, इसलिए इनको प्रोटो नाम दे दिया और जोआ मीन्स एनिमल। तो सबसे प्रारंभ में बनने वाले ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल हैं प्रोटोजोआ, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और साथ में ही पॉलीफेरा,
ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं, होल बॉडी, इनकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए इनको कुछ इस तरह के साइकोन जैसे एनिमल इन पॉरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। इनकी हम स्टडी करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमें जो करना है वो करना है हैबिटेट्स के बारे में। इन प्रोटोजोअन्स और पॉरीफेरन जो एनिमल हैं इनकी हैबिटेट्स कैसी रही है, इसके बारे में एक विचारक रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं डॉक्टर एस.पी. गौतम। इन्होंने इन एनिमल्स की हैबिटेट्स के बारे में कुछ टीका करी हैं, उनके बारे में पढ़ना है। इस रामचरितमानस में इन प्रोटोजोअन एनिमल्स के बारे में और इन पॉरीफेरन एनिमल्स के बारे में कुछ कहा गया है, उससे संबंधित कुछ श्लोक हैं, उनकी हम चर्चा यहाँ करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हम कैरेक्टरिस्टिक्स का आउटलाइन पढ़ेंगे। हम आउटलाइन क्लासिफिकेशन, क्या यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे कहाँ तक, अप टू क्लासेस तक। तो अब ये क्लासिफिकेशन है और क्लासेस तक है, इसका क्या मीनिंग है ये भी हम समझेंगे, है ना। और जो क्लासिफिकेशन होगा वो किन के अकॉर्डिंग होगा, पार्कर हाउसवेल के अकॉर्डिंग। पार्कर और हाउसवेल दो साइंटिस्ट हैं रहे हैं, उन्होंने क्लासिफिकेशन कई बार उनमें अपडेशन किया है। तो उनका जो 7th एडिशन वाली जो बुक है उसके अकॉर्डिंग हम इस इनके क्लासिफिकेशन को समझेंगे। तीसरा जो है वो है प्रोटोजोअन जो एनिमल हैं इनके द्वारा कई सारी डिसीजेस भी फैलाई जाती हैं। कई सारे प्रोटोजोअन्स हैं जिनके कारण कई सारी डिसीजेस होती हैं, तो उन डिसीजेस पे भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में पॉरीफेरा के जो एनिमल्स हैं, पॉरीफेरा में दो टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट हैं। उसमें हमें एक तो इन पॉरीफेरन एनिमल्स का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखना है, मीन्स ये पॉरीफेरन एनिमल्स में इनकी जो बॉडी बनी हुई है वो किन किन सेल से मिलकर के बनी हुई है। और दूसरा इनमें जो है कैनाल सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, कैनाल सिस्टम, जिसमें वाटर करंट जो होता है, समुद्र का जो पानी है वो इनके शरीर में पाए जाने वाले छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उनसे पानी इनकी बॉडी में एंटर करता है। ये छोटे छोटे पोर्स हैं, इनके द्वारा पानी अंदर एंटर करता है और एक बड़े से पोर्स के द्वारा बाहर निकलता है। तो एक तरह का ये कैनाल बन जाता है। तो इनमें हम कैनाल सिस्टम्स को पढ़ेंगे पॉरीफेरन्स में। इसके बाद इन पॉरीफेरन एनिमल्स के कुछ मेडिसिनल, इनके कुछ औषधीय महत्व के बारे में पढ़ेंगे, इनके आर्थिक महत्व के बारे में भी, कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में भी हम समझेंगे कि मीन्स ये स्पंज हमारे लिए बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी रखते हैं और इकोनॉमिक प्रॉपर्टी भी, आर्थिक प्रॉपर्टी, यानी ये हमारे अर्निंग का भी सोर्स होते हैं। तो किस किस रूप में होते हैं ये हम आगे समझेंगे। इसके बाद यूनिट 2 के बाद हम चलेंगे यूनिट 3 की ओर। यूनिट 3 जिसमें फाइलम सीलेंट्रेटा को स्पेशली लिया गया है। तो इसमें फाइलम कौन सा है, सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रॉन ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के भीतर एक वैक्यूल्स या कैविटी पाई जाती हैं, जिसे सीलेंट्रॉन कैविटी कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम कहें, आपने जेली फिशेस देखी होंगी तो इनकी बॉडी जो है अंदर से बिल्कुल हॉलो होती है, अंदर इनमें अंदर से खोखले होते हैं। तो अंदर की जो कैविटी होती है, इनके भीतर जेल भरा हुआ है अंदर, है ना। इस खाली कैविटी को सीलेंट्रॉन कहा जाता है। इसलिए इन सीलेंट्रॉन कैविटी के कारण इस फाइलम का नाम भी सीलेंट्रेटा रख दिया गया है। इन एनिमल्स को एक और नाम दिया जाता है, वो नाम है निडेरिया। मीन्स ऐसे एनिमल्स जिनमें कुछ नीडोब्लास्ट सेल्स या दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो दंश कोशिकाएं इनकी सुरक्षा का काम करती हैं। वो सुई जैसी कुछ सेल्स होती हैं कि जब कोई एनिमल इनके ऊपर अटैक करता है तो ये सुई जैसी उन नीडोब्लास्ट सेल्स को दाग करके सामने वाले एनिमल्स की बॉडी में
पेनिट्रेट कर देता है, जिससे सामने वाला एनिमल जो है कुछ देर के लिए मूर्छित हो जाता है, या कहें कि सेंसलेस हो जाता है, और इस बीच में ये एनिमल अपने आप को बचा के वहाँ से भाग जाते हैं। या कई बार शिकार करने के लिए भी, इन्हें शिकार करना है तो उस समय भी ये अपनी दंश कोशिकाओं को, न्यूरोब्लास्ट सेल्स का उपयोग करते हैं। इसलिए इन एनिमल्स को सिलेंट्रेट्स के अलावा निडेरियन भी कहा जाता है। ओके, तो इसमें हम श्रीमद् भगवद गीता जो हमारा ग्रंथ है, इस भगवद गीता में विज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता में विज्ञान, इस पुस्तक में भी, इस ग्रंथ में भी सिलेंट्रेट्स के आवास के बारे में, इनकी आदतों के बारे में, इनके घर के बारे में कुछ कहा गया है, उनके श्लोक्स में कुछ इनके बारे में कहा गया है, उसकी स्टडी करेंगे। इसके बाद हम फाइलम सिलेंट्रेटा का जो क्लासिफिकेशन है पार्कर एंड हॉस्वेल के 7th एडिशन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम इनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि ये सिलेंट्रेट्स के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं, और इनके क्लासिफिकेशन की भी बात करेंगे, इनको किन किन आधार पर क्लासिफाई किया गया है। और इनके जो क्लासिफिकेशन है जनरली बच्चों को, स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगते हैं, लेकिन यहाँ हम इनके क्लासिफिकेशन को चुटकियों में सिखाते हैं, खेल खेल में सिखाते हैं, मुश्किल से कुछ मिनटों में आपको याद करा देते हैं, और खेल खेल में आप सीखते हैं। ये हमारी गारंटी है कि आपको ये सारे क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल लैंग्वेज में और चुटकियों में सिखा दिए जाएंगे। तो आप ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो में। इसके अलावा इन एनिमल्स में इनकी लाइफ साइकिल में कुछ अलग अलग स्टेजेस आती हैं, कुछ अलग अलग रूप इनमें बनते हैं, उन रूपों को बोलते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। एक से ज़्यादा रूप पाए जाते हैं, इसलिए इनको पॉली और मॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये क्या होता है ये समझेंगे, साथ में ही इससे जुड़ा हुआ है मेटाजेनेसिस की प्रोसेस, इनको समझेंगे कि ये क्या होते हैं। इसके बाद सिलेंट्रेट्स के ही कई प्रकार के सिलेंट्रेट्स हैं, उन्हीं में से कुछ सिलेंट्रेट जो होते हैं वो होते हैं कोरल्स। इसके पहले शायद आपने कभी देखा होगा, कोरल रीफ के बारे में आपने सुना होगा। तो मैराइन इकोसिस्टम में मेराइन इकोसिस्टम के बारे में जो ऋग्वेद हमारा है, जो वेद है हमारे 4 वेद हैं, उनमें से एक वेद है ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद में इन कोरल्स के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। इसका अर्थ ये है कि हमारे जो वेद हैं उनमें जो जानकारियां हैं वो कोई सिर्फ मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक जानकारियां हैं जिन्हें उन वेदों में लिखा गया था। तो हम यहाँ उन श्लोकों और उन बातों को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में कोरल जो है, कोरल्स की मेडिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे, इनका पढ़ेंगे। इसके बाद में इनका कल्चरल इम्पोर्टेंस देखेंगे, और साथ ही जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इनको भी हम देखेंगे। तो सिलेंट्रेट्स में हमें इनके हैबिटेट के बारे में बात करनी है, इनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करनी है, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करती हैं, इनके अलग अलग जो रूप पाए जाते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म की बात करनी है, मेटाजेनेसिस की बात करनी है, और दूसरा जो कोरल्स हैं, इन कोरल्स का ऋग्वेद में क्या उल्लेख मिलता है, उन उल्लेखों को समझना है। इसके बाद कोरल रीफ जो हैं, इनकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको समझना है। कल्चरल महत्व, इन कोरल्स का कोई कल्चरल महत्व भी है क्या, कुछ आर्थिक महत्व भी है क्या। कल्चरल महत्व में आप देख रहे होंगे कि कई सारी जनजातियां हैं जो समुद्र किनारे रहती होंगी। फॉर एग्जाम्पल अंडमान निकोबार की बात करें, या दूसरी ऐसी जगह जहां समुद्र किनारे कई सारी ट्राइब्स, जनजातियां रहती होंगी, वो अपने गहनों के रूप में, माला के रूप में, कभी बाजूबंद के रूप में, इन कोरल्स जो सीपियां मिलती हैं समुद्र के पानी में, रेत में जो सीपियां मिलती हैं, शंख मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के जो स्टोन्स मिलते हैं, उन्हीं से अपने साजो सज्जा के सामान ये बना लेते हैं, और वो इनके कल्चर में शामिल हो गया है। तो उनके कल्चर का, इन कोरल्स का कल्चरल इम्पोर्टेंस देखेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो कई सारे स्टोन्स जो है समुद्र में मिलते हैं, लाल, पीले, हरे, गुलाबी जो पत्थर होते हैं, कई सारे ये इन कोरल्स में मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं, और ये कोरल्स जो है वो
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचे भी जाते हैं, जिससे अर्निंग होती है। तो इसका अर्थ हुआ कोरल्स की इकोनॉमिक वैल्यू भी बहुत सारी है। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस के बारे में। क्या है? फाइलम प्लेटी और हेल्मिन्थिस। यहाँ पर दो वर्ड हैं। यहाँ पर प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट या चपटे, और हेल्मिन्थिस आप समझते हैं वर्म, है ना। वर्म या कृमि हम इन्हें कह सकते हैं, वर्म या कृमि। कौन से वाले? चपटे कृमि। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंतर्गत ऐसे वर्म्स आते हैं जो चपटे होते हैं, लीफ लाइक होते हैं। और तो हमें इन चपटे कृमियों के आवास के बारे में, हैबिटेट्स के बारे में स्टडी करनी है कि आखिर ये रहते कहाँ हैं। तो जनरली आपको यहाँ हम बता दें, ये सारे एनिमल्स जो हैं वो किसी ना किसी एनिमल की बॉडी के अंदर भीतर रहते हैं, है ना। इसलिए ये एनिमल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन एनिमल्स के बारे में श्रीमद् भगवत में विज्ञान नाम की एक किताब है, उसमें इन कृमियों का उल्लेख किया गया है, इनके आवास के बारे में, इनके हैबिटेट्स के बारे में वर्णन किया गया है कि ये किन किन एनिमल के शरीर में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इन प्लेटीहेल्मिन्थिस के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं ये हम पढ़ेंगे। इन प्लेटीहेल्मिन्थिस को हमने कितनी क्लासेस में, कितने ग्रुप्स में, कितने ऑर्डर्स में हमने डिवाइड किया है, इनकी हैबिटेट्स के आधार पर, इनकी लाइफ साइकिल के आधार पर उनको समझेंगे। इसके बाद इस प्लेटीहेल्मिन्थिस में हमें एक स्पेशल एनिमल है जिसका नाम है फैसियोला। क्या? फैसियोला हेपेटिका। बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है, एंडोपैरासाइट है। ये शीप, भेड़ जो होती हैं उनके शरीर के भीतर ये अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं और ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम इस फैसियोला हेपेटिका के बाहरी लक्षणों को भी समझेंगे, इसके उत्सर्जी तंत्र जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम उसको समझेंगे, साथ ही इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी समझेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसलिए इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए इन्होंने अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत एडवांस कर लिया है, जिसके कारण ये ज़्यादा से ज़्यादा अंडे, ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को जन्म देते हैं, और जिसके कारण ये आज भी एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में अपने आप को जीवित बनाए हुए हैं। फैसियोला की ही हमें लाइफ साइकिल की बात करेंगे। लाइफ साइकिल, इनमें इनडायरेक्ट प्रकार की लाइफ साइकिल है। इनकी लाइफ में कई सारी स्टेजेस आती हैं। इनके जो अंडे से लार्वा जो बनते हैं वो कई सारी अवस्थाओं से होते हुए भेड़ से शंख के भीतर और शंख से फिर भेड़ के भीतर ये अपने आप को जीवित रख पाते हैं। यानी कि इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 एनिमल में पूरी होती है। आधी लाइफ साइकिल भेड़ या शीप के अंदर होती है और बची हुई आधी लाइफ साइकिल शंख या स्नेल के भीतर कंप्लीट होती है। तो इनका जीवन बहुत कठिन होता है क्योंकि इन्हें 2 एनिमल्स के भीतर लाइफ गुजारनी होती है। तो इनकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, इनके विभिन्न लार्वा के बारे में पढ़ेंगे, और प्लस इनका जो पैरासिटिक एडॉप्टेशन है, परजीवी अनुकूलन, इन्होंने अपने आप को इस तरह से अनुकूलित कर लिया है कि ये विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को जीवित रख पाते हैं। इसलिए इन्होंने पैरासिटिक एडॉप्टेशन, तो इनका एडॉप्टेशन वाला जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा, है ना। इस पर चर्चा हम करेंगे कि इन्होंने किस तरह से, कौन कौन से वो पैरासिटिक कैरेक्टर हैं जिन्होंने इन्होंने अपने आप को उसमें उनको एडॉप्ट कर लिया है और ये आज भी सरवाइव कर पा रहे हैं। इसके अलावा इन हेल्मिन्थिस में, जो प्लेटीहेल्मिन्थिस हैं, इनमें कुछ अच्छाई जैसे कह सकते हैं, थोड़ी बहुत कह लें। जनरली ये हैं तो सारे पैरासाइट, लेकिन इसके अलावा इनमें कुछ कहें कि कुछ अच्छाइयाँ भी दिखाई दी हैं। तो उनमें है, इनमें एंटी पैरासिटिक एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज।
क्या देखिए, दो बातें आ रही हैं इनमें, एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टी भी है और कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, जिनका उपयोग हम ह्यूमन हेल्थ के लिए शायद हम अब कर पा रहे हैं या करना शुरू कर दिया गया है। यानी कि ये है तो परजीवी, लेकिन ये इनकी कुछ गुणों के कारण हमारे लिए ये लाभकारी हो सकते हैं। तो एंटी पैरासिटिक और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी इनकी हम पढ़ेंगे इन प्लेटिहेल्मिंथेस की, कि इनका यूज कहाँ कहाँ पर हो रहा है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे इस पेपर की लास्ट 5th यूनिट की तरफ, जिसमें फाइलम एस्के हेल्मिंथेस को रखा गया है। पिछली यूनिट में हमने देखा कि फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस के जो एनिमल्स हैं वो सारे के सारे परजीवी हैं, कुछ को छोड़ करके, लेकिन यहाँ इस फाइलम में तो 90% एनिमल जो है वो टोटल परजीवी हैं, यानी जो नुकसान ही नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरे एनिमल्स को बीमार करते हैं, उनमें कई सारी बीमारियां लेकर के आते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इन एस्के हेल्मिंथेस, वहां पर वो प्लेटिहेल्मिंथेस थे, यानी वो चपटे वाले कृमि थे। यहाँ पर जो होते हैं ये राउंड वर्म होते हैं, गोल कृमि होते हैं, राउंड वर्म होते हैं, केंचुए की तरह राउंड वर्म होते हैं। और इनके भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इनके भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे, किनके अकॉर्डिंग, पार्कर और जो हास्वेल हैं इन्होंने जो दिया है उसके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन को समझेंगे। फिर दूसरी एक नई बात यहाँ से शुरू होती है, वो है स्यूडोसील। अब ये क्या होता है, समझने के लिए अभी सिंपली एक समझने के लिए आपको बता देते हैं कि इससे पहले के जो एनिमल थे वो अंदर से खोखले नहीं होते थे, लेकिन यहाँ से अब एक सीडोसीलोम की शुरुआत हो रही है। समझने के लिए अगर हम कहें कि जो केंचुआ है, केंचुआ एक बाहरी लेयर है और एक भीतरी हिस्सा है। तो जो भीतरी हिस्सा है ये पूरा खोखला है, यानी एक बाहर की तरफ एक ट्यूब है, या ट्यूब के अंदर ट्यूब, ये एक बाहर की तरफ और एक भीतर की तरफ। बीच में जो खालिस्तान है, इसमें जो बीच में खालिस्तान है, यहाँ पर हमें दूसरे अंगों को रखने के लिए जगह मिल जाती है, तो इस खालिस्तान को बोलते हैं हम सीलोम। लेकिन यहाँ पर सीलोम जो है वो स्यूडो वाली है, सच नहीं है, ट्रू वाली सीलोम ना होकर के झूठी वाली सीलोम है। मीन्स अभी यहाँ पर ये खालिस्तान बनने की प्रोसेस शुरू हुई है, अभी इसमें ट्रू सीलोम नहीं है। हम अगले वाले जो हायर नॉन कॉर्डेट्स होंगे वहाँ पर सीलोम को ध्यान से पढ़ेंगे, तब ये समझ में आएगा कि ये सीडो जो सीलोम है ये क्या होती है और ट्रू सीलोम क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इन हेल्मिंथेस की पैथोजेनिक स्टडी की तरफ। कौन कौन से एस्के हेल्मिंथेस हैं और वो किस किस तरह की बीमारियां फैलाते हैं और उनसे बचने के क्या क्या तरीके हैं। इसमें एक नाम सुना होगा आपने, एस्केरिस। एस्केरिस जो कि छोटे बच्चे होते हैं, जमीन पर घुटने घुटने चलते हैं, ये वो बच्चे जो हैं जमीन पर जब वो चलते हैं तो उनके हाथों में और नाखून है उसमें एस्केरिस के जो है छोटे छोटे अंडे वो उनके नाखूनों में, मुंह में, हाथ में, उंगलियों में लग जाते हैं और वो बच्चों के मुंह तक पहुंच जाते हैं और मुंह के थ्रू फिर वो एलिमेंट्री कैनाल में प्रवेश करते हैं और वो उनके पेट में लंबी लंबी जो पटार हो जाती हैं उनके रूप में ये विकसित हो जाते हैं। इसलिए बच्चों में कुपोषण के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद हम कुछ मेडिसिनल यूजेज, मीन्स ये परजीवी है, टोटल परजीवी एनिमल है, लेकिन इसके बाद भी हम इनके कुछ मेडिसिनल यूजेज इनसे हम निकालने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कौन कौन से मेडिसिनल प्रॉपर्टी इनकी हैं इन राउंड वर्म्स की। तो इस तरह से टोटल 5 यूनिट में हमने क्या किया है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट यूनिट में हम
इन नॉन कॉर्डेट्स एनिमल की टैक्सोनॉमी को समझेंगे, चरक महर्षि चरक के बारे में जानेंगे, और उन्होंने इन नॉन कॉर्डेट्स, इन लोअर नॉन कॉर्डेट्स के बारे में अपनी आचार संहिता बुक में क्या क्या कहा है उसको समझेंगे। इसके बाद में इवोल्यूशन को समझने के लिए हमारे जो अवतार हैं, जिनमें राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, विष्णु भी हैं, परशुराम भी हैं, कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार भी है, कच्छप अवतार भी है, बराह अवतार भी है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और उससे अंदाजा और उनके उन अवतारों से हम अपने एवोल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे कि मत्स्य, सबसे पहले मत्स्य अवतार हुआ तो पृथ्वी पर सबसे पहले मछलियाँ आई, मछलियों में और डेवलपमेंट हुआ और वो ज़मीन पर आए और वो एम्फीबियस हो गए, और फिर उन्होंने कच्छप अवतार लिया, कछुए का, रेप्टाइल्स के अवतार लिया, फिर धीरे धीरे करके बौना मानव और इस तरह से होते हुए डेवलपमेंट हुआ। इनको हम इन माइथोलॉजिकल अवतार के माध्यम से अपने वैज्ञानिक एवोल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा। इसके बाद यूनिट सेकंड में आपको फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पॉलीफेरा, और यूनिट थर्ड में फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, और लास्ट यूनिट में फाइलम एस्केहेलमिन्थेस को पढ़ना है। यानी कि फाइलम प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस और एस्केहेलमिन्थेस, ये लोअर नॉन कॉर्डेट एनिमल में इनको शामिल किया गया है। एक बार मैं आपको यहाँ और लिख करके समझा देता हूँ कि टोटल जो फाइलम है नॉन कॉर्डेट्स के, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नॉन कॉर्डेट। इसमें कौन कौन से फाइलम शामिल किया गया है? पहला फाइलम है फाइलम प्रोटोजोआ, दूसरा फाइलम है फाइलम पॉलीफेरा, तीसरा फाइलम है फाइलम सिलेंटेरेटा, चौथा फाइलम है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, पांचवा फाइलम है फाइलम एस्केहेलमिन्थेस। यहाँ तक आपके लोअर नॉन कॉर्डेट्स हो गए हैं। इसके बाद अगला फाइलम है जो कि हायर कॉर्डेट्स का है, उसमें आता है फाइलम एनेलिडा। इसके बाद नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसके बाद नेक्स्ट फाइलम मोलस्का। इसके बाद नेक्स्ट फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इसके बाद नेक्स्ट फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो इस तरह से टोटल 10 फाइलम हैं जो नॉन कॉर्डेट्स में शामिल किए गए हैं, जिनमें से पहले 5 लोअर नॉन कॉर्डेट में शामिल किए गए हैं, और नेक्स्ट जो 5 हैं फाइलम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, इनको हायर नॉन कॉर्डेट में शामिल किया गया है। तो आपने पहले पेपर में पहले 5 फाइलम्स पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पेपर में अगले के 5 फाइलम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आशा है कि आपको शायद कुछ थोड़ा समझ में आया होगा, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है। धीरे धीरे हम इन एनिमल्स को डिटेल में, इनके टैक्सोनॉमी को, इनके क्लासिफिकेशन को, इनके कैरेक्टर्स को, इनके डायग्राम्स को हम धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे। तो आपको पूरा पेपर बहुत सिंपल, बहुत इजी लगने लगेगा, और कुछ ही दिनों में आप जूलॉजी गाना शुरू कर देंगे। तो आज की वीडियो को आप लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है
सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।